नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, थारू का कुआं पार्ट 2। समय हो रहा है, अब तुम जाओ फिर आना, तब हम बताएंगे कि वह भेदिया कौन है। आप धन्य हैं बाबा, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। फिर बाहर आने पर, हमारे गांव में ऐसा कौन आदमी है जिसे यहाँ का भेद मालूम है? यह सब बकवास है मुखिया जी, हमारे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है। इस बाबा ने वैसे ही तुक्के में तीर लगाया है। नहीं शेर सिंह, इतना पहुंचा हुआ साधु कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस गांव में जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसे यहाँ के सारे भेद मालूम है। तो फिर कौन है वह? इसका भी पता बहुत जल्द लग जाएगा, क्योंकि धनेश्वर बाबा उसे पहचानते हैं। यह कहकर मुखिया अपने साथियों के साथ गांव वापस लौट गया। अगले दिन मुखिया की चौपाल पर धनेश्वर बाबा के किस्सों की चर्चा होने लगी। कल रात तो धनेश्वर बाबा ने कमाल ही कर दिया मुखिया जी। क्या हुआ मनसुख? कल रात जब बाबा अपनी समाधि में थे तो अचानक एक भूत ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन धनेश्वर बाबा ने उसे मार पीट कर वहां से भगा दिया। सच? फिर तो वह बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। उसी क्षण, लेकिन मैंने तो सुना है कि वह भूत बाबा का मुरीद बन गया है और उनकी सेवा करता है। यह तो और भी चमत्कार हो गया। अब तो हमें बाबा के लिए कुछ भेंट ले जाने चाहिए। आपकी वहां भेंट ले जानी बेकार है मुखिया जी, क्योंकि बाबा सिर्फ आग खाते हैं और हवा पीते हैं। इतना ही नहीं मुखिया जी, वह तो पानी पर चलते हैं और हवा में उड़ते भी हैं। फिर तो मैं उनके दर्शन करने एक बार फिर जाऊंगा। अगले दिन मुखिया उनके डेरे पर जा पहुंचा। डेरे पर काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी कैप्टन अजय लोगों की भीड़ चीरता हुआ बाबा के पास जा पहुंचा। क्यों फौजी, अपने बाप के कातिल को पूछने आए हो? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर बताइए ना कि मेरे पिता की हत्या किसने की है? इसी गांव के एक आदमी ने तुम्हारे पिता की हत्या की है। हमारी तीसरी आंख उस आदमी को देख रही है। वह अपने घर में छिपा बैठा है। लेकिन महाराज, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर किसने हत्या कर दी उनकी? इस बात का भी जल्दी पता चल जाएगा। अब मेरी समाधि का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर बाबा अपने डेरे के अंदर चले गए। उसी क्षण बाबा से मिलने का समय समाप्त हो गया। अब आप लोग भी जाइए। उधर शहर की एक आलीशान इमारत में एक व्यक्ति ट्रांसमीटर पर किसी से बात कर रहा था। हेलो, मैं टाइगर बोल रहा हूँ जनरल, कहिए हमारे लिए क्या संदेश है? हेलो टाइगर, कहे आजकल तुम्हारे देश में शांति कैसे छा रही है? बहुत दिनों से हमें बम और धमाकों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, क्या बात है? क्या करे जनरल, हमारे पास जितना गोला बारूद था हम उतने धमाके कर चुके हैं। तो क्या नया माल तुम्हारे पास अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं, हम तो कब से उस माल के आने का इंतजार कर रहे हैं। ओह, तुम इसी समय सरदार ज्वाला सिंह से पूछो कि उसने हमारे माल की अभी तक सप्लाई क्यों नहीं दी। तब टाइगर ने तुरंत सरदार ज्वाला सिंह से संपर्क स्थापित किया। हेलो सरदार, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। हेलो टाइगर, क्या नई खबर है? खबर क्या है, अभी अभी जनरल का मुझे संदेश मिला है कि तुम हमारे पास माल भेजने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं भेजा। क्यों? माल तो सारा तैयार है, पर उस जगह से हम निकाल कर अभी नहीं ला सकते, मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है सरदार? पहले भी तो तुम्हारा माल वहीं से आता था। मजबूरी यह है कि उस जगह के चारों ओर एक महात्मा ने अपना डेरा डाल रखा है। सुना है वह बड़ा पहुंचा हुआ साधु है, इसलिए आसानी से वहां से नहीं हटेगा। आसानी से नहीं हटता तो उसे जबरदस्ती वहां से हटा दो, लेकिन हमारा माल सप्लाई करो। मैं इसी सिलसिले में खुद वहां जा रहा हूँ, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। ओवर। उसी दिन धनेश्वर बाबा परेशान से अपने डेरे में चक्कर काट रहे थे। बाबा, आपके दर्शनों को हजारों आदमी आ चुके हैं, लेकिन वह आदमी नहीं आया जिसकी हमें तलाश है। अगर नहीं आया तो इसमें उसकी किस्मत का दोष है। लगता है उसके भाग्य में हमारे दर्शन नहीं लिखे। तो फिर ऐसे कब तक डेरा डाले यहाँ पड़े रहोगे? बहुत ख्याति पाली, अब यहाँ से कूच करने की तैयारी करो। नाराज न हो चेले, 2-4 दिन और देख लेते हैं, उसके बाद अपना ताम झाम उठा लेंगे। सेठ धर्मदास गांव का साहूकार है। वह गांव के लोगों को ब्याज पर कर्ज दिया करता है। उसी समय गांव के मनसुख और शेर सिंह ने धर्मदास के घर में प्रवेश किया। राम राम सेठ जी। राम राम भैया, आओ बैठो, कैसे आना हुआ? क्या बताएं सेठ जी, आपके पास तो बिना मतलब के कोई आता ही नहीं है। क्या रुपयों की जरूरत आ पड़ी है मनसुख? कर्ज चाहिए? तौबा तौबा, आप तो हर वक्त अपने धंधे की बात करते हैं सेठ जी, कभी तो राम का नाम ले लिया करो। राम का नाम लेने वाले क्या इस गांव में कम है?
जो उन मूर्खों में अपनी गिनती करवाऊं? हम तो आपके पास किसी और ही काम से आए हैं। तो फिर मेरे लायक सेवा बताओ, क्या काम है? हम तो आपसे यह पूछने आए थे कि धनेश्वर बाबा के दर्शन करने सारा गांव गया, पर आप नहीं गए, क्यों? मैं इन ढोंगी साधु महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ता। अगर ये इतने ही पहुंचे हुए होते तो घर बैठे पूछते, इस तरह जगह जगह डेरे नहीं लगाते फिरते। शायद आपको मालूम नहीं कि धनेश्वर बाबा बड़े अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। आप यहाँ कह रहे हैं, वह वहाँ बैठे सुन रहे होंगे। सुनता है तो सुनता रहे, मेरे ठेंगे से। मैं ऐसे ढोंगी वोंगी के चक्कर में नहीं पड़ता। तभी सेठ धर्मदास का एक सेवक थारू बाबा के आने की सूचना लेकर वहां आया। मालिक, थारू बाबा आया है। अच्छा भैया मनसुख, अब तुम जाओ, फिर कभी आना। अच्छा सेठ जी, लेकिन जाने से पहले आपके थारू बाबा के दर्शन तो करते जाएं। पता नहीं आजकल बाबाओं की जमात क्यों इस गांव में इकट्ठी हो रही है। कहते हैं पुण्य आत्माएं धरती पर तभी जन्म लेती हैं जब पाप पड़ जाता है। चल भैया शेरू, यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन तुम तो अभी थारू बाबा के दर्शन करने की कह रहे थे मनसुख। उसी क्षण थारू बाबा भी वहां आ पहुंचे। तो फिर कर लो दर्शन, मैं आ गया हूँ। बम बम भोले। जय हो थारू बाबा की। तुम्हारा कल्याण हो मनसुख। वाह, महाराज तो मेरा नाम भी जानते हैं। आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। तो फिर जा और अपने उस ढोंगी साधु से कह दे कि वह अपना ताम झाम उठाकर यहाँ से चला जाए, वरना हम अपनी मंद शक्तियों से उसे जलाकर राख कर देंगे। जी, मैं कह दूंगा महाराज। इतना कहकर मनसुख शेर सिंह के साथ वहां से चला गया। उन दोनों के चले जाने के बाद, हमारे माल का क्या हुआ धर्मदास? उसे तुमने अभी तक पहुंचाया क्यों नहीं? अब क्या बताऊं बाबा, जब से धनेश्वर बाबा यहाँ आया है मेरा तो सब काम ही चौपट हो गया है। कौन है यह धनेश्वर बाबा? तुमने मालूम नहीं किया? मैंने तो अभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, हर किसी के मन की बात जान लेता है। इसी डर से मैं उसके पास नहीं गया। ठीक है, हम उससे जाकर मिलेंगे और देखेंगे कि वह कितना पहुंचा हुआ महात्मा है। जरा सावधानी से जाना, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हारा ही सारा भेद खोल डाले। तुम मूर्ख हो धर्मदास, जो इतना डरते हो। मैं डाकू ज्वाला सिंह हूँ। मेरी रिवॉल्वर पर किसी का नाम लिखा हुआ है। इस वक्त तुम हमारे आराम का इंतजाम करो। जो आज्ञा महाराज। उधर मुखिया की चौपाल पर सब लोग मनसुख और शेर सिंह के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये मनसुख और शेर सिंह अभी तक धर्मदास के यहाँ से नहीं लौटे। आते ही होंगे मुखिया जी। वह लाला बड़ा ही काइया आदमी है, इतनी आसानी से अपने मन का भेद नहीं देने वाला। तभी मनसुख और शेर सिंह वहां आ पहुंचे। गजब हो गया मुखिया जी, आज इस गांव में जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। क्यों, क्या हुआ? सेठ धर्मदास के यहाँ अभी अभी एक थारू बाबा आया है जो बहुत पहुंचा हुआ है। वह अपने धनेश्वर बाबा के लिए बहुत उल्टा सीधा बक रहा है। यह तो सचमुच गांव के लिए बड़े खतरे की बात है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए मुखिया जी, जिससे हमारे गांव का विनाश ना हो? हमें तुरंत धनेश्वर बाबा से जाकर मिलना चाहिए। अब वही इस गांव को विनाश से बचा सकते हैं। चलो मेरे साथ। इतना कहकर मुखिया अपने आदमियों के साथ धनेश्वर बाबा के डेरे की ओर चल पड़ा। वे सब लोग जब धनेश्वर बाबा के डेरे पर पहुंचे तो उस समय बाबा अपनी समाधि में थे। कहिए मुखिया जी, यह बेवक्त कैसे आना हुआ? हमें इसी वक्त बाबा से मिलना है, एक बहुत जरूरी काम है। लेकिन इस वक्त तो बाबा अपनी समाधि में है। मगर हमारा बाबा से मिलना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी धनेश्वर बाबा अपने डेरे से बाहर निकले। कुछ अनर्थ नहीं होगा मुखिया, वह पाजी की औलाद थारू बाबा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम निश्चिंत होकर अपने गांव जाओ। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर मुखिया जैसा आया था वैसा ही वापस लौट गया। धनेश्वर बाबा अपने डेरे के अंदर चले गए। तभी थारू बाबा अपने चेलों के साथ वहां आ पहुंचा। कहिए महाराज, किससे मिलना है आपको? तेरे उस पाखंडी गुरु धनेश्वर से, जो यहाँ डेरा डाले गांव के लोगों को उल्लू बना रहा है। जा और उससे जाकर कह कि थारू बाबा आए हैं। क्षमा करें महाराज, इस वक्त धनेश्वर बाबा अपनी समाधि में हैं। आप किसी और वक्त आइए। ठीक है, हम अभी एक रात मारकर उसकी समाधि भंग कर देते हैं। यह कहकर थारू बाबा डेरे में घुसने लगा तो भैरव ने उसे रोक दिया। ठहरिए महाराज, आप अंदर न जाइए, वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ होता है तो हो जाए, लेकिन थारू बाबा मन में जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उसी क्षण धनेश्वर बाबा अपने डेरे से बाहर निकल आए। बोल पाजी डाकू, तू हमसे क्या चाहता है? हम तेरी सब इच्छा पूरी कर सकते हैं।
डाकू? इसको मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं डाकू हूँ? अगले ही क्षण, तू शायद मुझे नहीं जानता पाखंडी, मैं थारू बाबा हूँ। कितनी ही अदृश्य शक्तियाँ मेरे इशारों पर काम करती हैं। देखना चाहता है तो चल थारू के कुएं पर। चलो आज शक्तियों की ही परीक्षा हो जाए। दोनों थारू के कुएं पर पहुंचे। ले देख इस कुएं के अंदर। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज। तू देख भी कैसे सकता है? तुझ में वह शक्ति ही नहीं है पाखंडी। अगर देख नहीं सकता तो सुन उस सोने की झनकार को जो इसके अंदर है। सुनाइए महाराज। तब, ओ थारुओं के देव, जरा इस पाखंडी को सोने की झनकार सुना दीजिए। अगले ही क्षण उस कुएं के अंदर से एक तेज आवाज सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई सोने के सिक्के ऊपर से नीचे पटक रहा हो। ताज्जुब है, यह कुएं के अंदर से आवाज कैसे आ रही है? बस करो थारू के देव, अब तो तुझे विश्वास आ गया पाखंडी। हाँ महाराज, मैं तुम्हारी शक्ति को पहचान गया। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।